प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्माण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम मुद्रा संकुचन या अविस्फीति अर्थात डिफ्लेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में मुद्रा संकुचन से आशय बिल्कुल मुद्रास्फीति की एक विपरीत स्थिति से है। मुद्रा संकुचन में मूल्य सामान्य स्तर से भी बहुत अधिक नीचे गिर जाते हैं। मुद्रा संकुचन को परिभाषित करते हुए पीगू ने लिखा है, मुद्रा संकुचन मूल्यों के गिरने की वह स्थिति है जो उस समय उत्पन्न होती है जब किसी समाज की मौद्रिक आय की तुलना में वहां पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है अथवा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य कम हो जाते हैं। इसके अंतर्गत हम यह भी कह सकते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन इतना अधिक बढ़ जाता है कि व्यक्ति विशेष उसको लेने के लिए उत्सुक ही नहीं रहता है। इसी प्रकार प्रोफेसर कीन्स ने कहा है, मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसके द्वारा देश में मुद्रा की मात्रा और उसकी मांग के बीच का अनुपात इतना कर दिया जाए कि उससे मुद्रा की विनिमय शक्ति बढ़ जाए तथा वस्तुओं के मूल्य गिर जाए। अर्थात हम वस्तुएं तो अधिक खरीद सकते हैं, हमारे पास जो रुपया है उससे उपलब्ध, लेकिन वस्तुओं का मूल्य इतना अधिक गिर जाता है कि हम कम पैसों में भी ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार जब किसी देश में किसी विशेष समय पर मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से कम होती है, तब उसे मुद्रा अविस्फीति या मुद्रा संकुचन कहा जाता है। परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मुद्रा संकुचन निम्न परिस्थितियों में होता है। ए, मौद्रिक आय घटती हो तथा वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो। बी, मौद्रिक आय यथावत रहे पर वस्तुओं का उत्पादन बढ़े। सी, मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों बढ़े परंतु उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत मौद्रिक आय की अपेक्षा अधिक हो। सी, मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों घटे परंतु मौद्रिक आय में होने वाली कमी उत्पादन की अपेक्षा अधिक हो। डी, उत्पादन यथावत रहे पर मौद्रिक आय घटे। और ई, जब वस्तुओं की पूर्ति मांग से अधिक हो। अतः यह ध्यान रखने योग्य बात है कि मुद्रास्फीति की चरम सीमा के बाद मूल्य स्तर में कमी होती है तो सामान्य स्तर तक उसे मुद्रा संकुचन नहीं कहते बल्कि मुद्रा अपस्फीति डिसइंफ्लेशन कहते हैं। इसलिए कुछ विद्वानों के अनुसार जब किसी देश में किसी विशेष समय पर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि उत्पन्न होती है तो तब उसे मुद्रा अविस्फीति या मुद्रा संकुचन कहा जाता है। मुद्रा संकुचन या मुद्रा अविस्फीति या डिफ्लेशन के कारण। मुद्रा संकुचन देश में मौद्रिक आय में कमी तथा उत्पादन में वृद्धि के कारण ही होता है। जब यह चलन मुद्रा व साख मुद्रा की मात्रा में अत्यधिक कमी, प्रभावपूर्ण मांग में कमी तथा वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में वृद्धि उत्पन्न करती है तो ऐसी स्थिति मुद्रा संकुचन कहलाती है। मुद्रा संकुचन के मुख्य कारण निम्नलिखित है। मुद्रा तथा साख मुद्रा की मात्रा में कमी। जब केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा निर्गमन की मात्रा घटा दी जाती है या बैंक दर बढ़ाकर नकद कोषानुपात में वृद्धि कर अथवा खुले बाजार की प्रवृत्तियों आदि से बैंकों की साख निर्माण करने की शक्ति को बहुत कम कर दिया जाता है तो वे मौद्रिक आय में कमी कर देते हैं। अर्थात मुद्रा एवं साख मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है और मुद्रा संकुचन का जन्म होता है। करारोपण व बलात् ऋण। जब सरकार अत्यधिक कर लगाकर अथवा अनिवार्य ऋण लगा रखकर, बलात् का तात्पर्य क्या है, कंपल्सरी ऋण लगाकर या लेकर लोगों की क्रय शक्ति कम कर देती है तो उससे मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी डिफ्लेशन उत्पन्न होता है। उत्पादन या पूर्ति में वृद्धि। देश में कुल उत्पादन तथा पूर्ति मात्रा मांग की अपेक्षा बहुत बढ़ जाए तो अति उत्पादन
ओवर प्रोडक्शन मुद्रा संकुचन को जन्म देता है। सरकारी व्यय में कमी। जब सरकार अपने व्यय में अप्रत्याशित कमी कर देती है तो सरकार के बचत के बजट से मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है निजी विनियोग। निजी विनियोग में गिरावट होने पर आय, उत्पादन तथा रोजगार का स्तर गिरने से मुद्रा संचयन होगा, जिससे कि मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होगी। नेक्स्ट अब है मुद्रा संकुचन के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन। मुद्रा संकुचन के प्रभाव मुद्रा प्रसार के प्रभावों से बिल्कुल विपरीत है। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक घातक एवं भयंकर होते हैं, जबकि मुद्रा संकुचन के विभिन्न वर्गों को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। विनियोजकों पर प्रभाव। पूंजी विनियोक्ताओं पर मुद्रा संकुचन का बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नीचे मूल्यों के कारण लाभ हानि में परिवर्तित हो जाता है, प्रतिभूतियों के मूल्य गिरते हैं तथा कभी कभी तो दिवालिया भी बन जाते हैं। नेक्स्ट है उद्योगपति। उद्योगों में माल की मांग के अभाव में स्टॉक जमा हो जाते हैं, नीचे मूल्यों से घाटा होता है। औद्योगिक संस्थाओं की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से उद्योग बंद हो जाते हैं, उत्पादन गिर जाता है और उद्योगों में मायूसी छा जाती है। नेक्स्ट है कृषक वर्ग। कृषि उत्पादित वस्तुओं के मूल्य अपेक्षाकृत तेज गति से गिरते हैं, अतः किसानों को भारी हानि उठानी पड़ती है। नेक्स्ट है व्यापारी वर्ग एवं व्यापार। उत्पादन आधिक्य तथा मांग में कमी होने से व्यापार ठप हो जाता है और नीचे मूल्यों पर व्यापारी घाटा उठाते हैं। नेक्स्ट है श्रमिक तथा रोजगार। उद्योग, व्यापार, कृषि आदि में भारी मंदी से रोजगार के अवसर समाप्त होते हैं और श्रमिकों में बेरोजगारी की स्थिति बढ़ती है। उनकी मोलभाव करने की प्रवृत्ति या शक्ति भी घट जाती है और मालिक उनका शोषण करने लगते हैं और बेरोजगारी की दर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता एवं सामान्य जनता। यद्यपि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य कम हो जाने से उपभोक्ताओं को लाभ होता है, परंतु समस्या यह है कि आय के अभाव में उपभोग कैसा। यहाँ समृद्धि के बीच गरीबी यानी पॉवर्टी इन मिडिस्ट ऑफ पेनल्टी का बोलबाला होता है। मूल्यों के गिरने के बावजूद भी उपभोक्ता उपभोग नहीं कर पाता, क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति भयावह रहती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के सामने वस्तु पड़ी हो तो भी वह उसका उपभोग करने में सक्षम नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है बैंकिंग व्यवस्था। बैंकिंग व्यवस्था फेल हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जमाएं प्राप्त नहीं होती है और न ही दिए गए ऋणों की वसूली होती है, क्योंकि समस्या यह है कि व्यक्ति के पास रोजगार पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। मुद्रा संकुचन बैंकिंग व्यवस्था के दुर्भाग्य का एक मुख्य कारण बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति की आय का स्तर कम हो जाता है। नेक्स्ट है सरकार। सरकार की आय में कमी हो जाती है, सरकारी समस्याएं बढ़ जाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बेकारी, भुखमरी की समस्याओं आदि का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है उत्पादन, आर्थिक विकास, रोजगार, वितरण तथा आय पर बुरा प्रभाव। उत्पादन पर बुरा प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है कि उत्पादक के सामने विडंबना यह रहती है कि उत्पादित माल को वह कैसे बेचे, क्योंकि उपभोक्ता के पास पर्याप्त उपभोग करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन का स्तर गिरता है और बेरोजगारी की दर बढ़ती है। आर्थिक विकास भी कम होता है, क्योंकि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन यानी जो 5 उत्पादन के साधन हैं उनका पूर्णतः उपभोग होकर पूर्णतः उपयोग भी होना चाहिए, परंतु उनका पूर्णतः विदोहन नहीं हो पाता है और रोजगार के विभिन्न साधनों में भी कमी आती है और समुचित वितरण भी नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में आय पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।
नेक्स्ट है अब मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण के उपाय। मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण करना अपेक्षाकृत अधिक कठिन होता है, क्योंकि मंदी के समय एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक भय रहता है। इससे उसके कुचक्र से निकलने में अधिक समय और अधिक प्रभावी कदम उठाने पड़ते हैं और इसमें सरकार को ही पहल करनी पड़ती है। जैसा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी हम देख रहे हैं, विभिन्न आर्थिक साधनों का विदोहन भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, मौद्रिक आय भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है, हमारी जीडीपी भी बहुत गिर गई है और इस हेतु सरकार को अनेक ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिससे कि हमारे देश का आर्थिक विकास वापस पटरी पर आ सके। मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण के उपाय के अंतर्गत ए उपाय है मौद्रिक उपाय, जिसमें मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना, अर्थात केंद्रीय बैंक अधिक मात्रा में मुद्रा निर्गमन या नोटों का निर्गमन कर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि कर सकता है। इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से स्वतः ही मूल्य स्तर भी बढ़ेगा और फिर उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व को गति प्रदान की जा सकेगी। नेक्स्ट है साख विस्तार और वृद्धि। केंद्रीय बैंक बैंक दर घटाकर प्रतिभूतियां खरीद कर नकद कोषों में कमी करके और न्यूनतम जमा राशि घटाकर व्यापारिक बैंकों को अधिक साख निर्माण के लिए प्रोत्साहन दे सकता है। साथ ही साथ नए क्षेत्रों में बैंकिंग साख उपलब्ध करवाकर विनियोगों को बढ़ावा भी दिया जा सकता है। अब बी है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में है करों में छूट। सरकार अनेक प्रकार के करों में छूट देकर या करों को कम करके उपभोक्ताओं के पास अधिक क्रय शक्ति छोड़ सकती है, जिससे प्रभावपूर्ण मांग में एवं मूल्यों में दोनों में ही वृद्धि होती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक कार्यों पर व्यय में वृद्धि। सरकार द्वारा सड़क, रेल, नहर आदि निर्माण कार्यों पर व्यय से लोगों को रोजगार व उनके पास क्रय शक्ति का निर्माण होगा और साथ ही साथ उपभोग भी बढ़ेगा और मंदी पर नियंत्रण भी संभव हो सकेगा। नेक्स्ट है ऋणों की वापसी। सरकार पुराने ऋणों का भुगतान करे तथा नए ऋण न ले तो लोगों के पास अधिक ऋण क्रय शक्ति बची रहेगी, जिससे कि उनके उपभोग व विनियोग की मांग बढ़ेगी और कीमतों में वृद्धि संभव हो सकेगी। नेक्स्ट है आर्थिक सहायता। सरकार लोगों को आर्थिक अनुदान व सहायता देकर उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि कर सकती है और जब प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी तो स्वतः ही मूल्यों में वृद्धि भी होगी। मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन से तात्पर्य क्या होता है? मुद्रा के मूल्य में कमी करना। किसके? विदेशी मूल्य में। यानी आगामी इसी अध्याय में हम आगे अवमूल्यन के अंतर्गत और विस्तार से पढ़ेंगे। मुद्रा का अवमूल्यन करने से निर्यात बढ़ेंगे और आयात घटेंगी। इससे वस्तुओं की पूर्ति कम होगी और मूल्यों में कुछ हद तक सुधार संभव हो सकेगा। नेक्स्ट है खरीद को प्रोत्साहन। सरकार उद्योगों को आर्थिक मंदी के दौर से निकालने के लिए सरकारी खरीद प्रारंभ कर सकती है और संग्रह को बढ़ावा दिया जा सकता है। भौतिक या गैर मौद्रिक उपाय। अतिरिक्त उत्पादन का विनाश। उत्पादन में कमी करने का यह सबसे सुविधाजनक तरीका है। अमेरिका में कृषि उपज मूल्य स्थिरीकरण के लिए फसलों को नष्ट कर दिया जाता था। दूसरा है निर्यातों को प्रोत्साहन तथा आयातों पर प्रतिबंध। निर्यातों को प्रोत्साहन एवं आयातों पर प्रतिबंध से भी वस्तुओं की उपलब्धता पूर्ति में कमी कर मूल्यों में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देने से भी प्रारंभिक अवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे कि मूल्यों में वृद्धि की जा सकती है और मुद्रा संकुचन की स्थिति पर कुछ हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। इन सभी उपायों का सामूहिक रूप से उपयोग ही कम समय में प्रभावी सिद्ध हो सकता है। केवल मौद्रिक नीति सफल नहीं हो सकती, सभी को सामूहिक रूप से कार्य करना पड़ता है, तभी इसमें सफलता प्राप्त होती है।